नमस्कार, मैं रविंद्र थपलू आपके सामने अपने YouTube चैनल रविंद्र थपलू में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको जितने भी मैं आपको ये ब्लॉग्स डाल रहा हूं या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहा हूं आपके लिए आपको पसंद आ रहे होंगे। आजकल मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है कि साइकोलॉजिस्ट और हमारी सेहत के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाएं जो हम साइकोलॉजिस्ट से सुनना चाहेंगे। आपको पता है कि आजकल मैं गीना थपलू जो कि एक बिहेवियरल एंड नैरेटिव थेरेपी प्रैक्टिशनर हैं और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, पीजी टिस मुंबई से किया और निमहांस से इन्होंने कम्युनिटी मेंटल हेल्थ पर भी एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है। आज मैं इनके समक्ष इनसे मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि हम आज एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय ये है कि मैंने एक चीज़ एक बड़ी इस हमारी सोसाइटी में मैंने देखा कि लोग बहुत बड़े एक एंशियस होते हैं और एंग्जाइटी उनमें बढ़ जाती है। कुछ भी नहीं होगा लेकिन फिर भी उनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बूढ़ा है, ये बढ़ जाती है। मैं गीना जी से यही सुनना चाहूँगा आज कि ये दोनों चीज़ें जो एंग्जाइटी है, ये कैसे, एंग्जाइटी का मतलब क्या है और हम क्यों एंशियस दिखते हैं, इसका रीज़न क्या है और इसके बचने के उपाय क्या है। मैडम गीना जी। एंग्जाइटी हमारे जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट इमोशन है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारे लिए बहुत रिस्क प्रिवेंटिव है। सो एंग्जाइटी एवोल्यूशनरी हमारे पास इसलिए होती है ताकि हमें पता चल सके कि एनवायरनमेंट में कोई थ्रेट है। जब भी एनवायरनमेंट में कोई थ्रेट होता है जिससे हमें बचना होता है, हमारी बॉडी में, हमारी ब्रेन में एक बहुत छोटू सा वॉलनट साइज ऑर्गन है जिसको हम अमाइग्लाडा बोलते हैं। वो एकदम से आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है कह के कि आपके एनवायरनमेंट में कोई थ्रेट है और आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। उस थ्रेट को हम जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं उसका एक एस्पेक्ट होता है एंग्जाइटी। जैसे कि अगर किसी को हम गर्म चीज़ से छुए, हाँ, तो हमारे बॉडी में जैसे ही वो भाप निकलता हुआ दिखेगा, हमारी ब्रेन हमारे अमाइग्लाडा को या हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजेगा कि भाप निकल रहा है, ये गर्म है। तो आप उसको छूने से पहले हल्का सा देखोगे, टच करोगे या गर्म कपड़े से पकड़ोगे। वो सब इसलिए होता है क्योंकि आपको डर है या आपको फियर है या वरी है कि मेरे को गर्म ना लग जाए। ओके। तो एंग्जाइटी आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करती है कि आप अपने आप को हार्म ना पहुंचाओ। नाउ एंग्जाइटी कभी कभी आपको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एक्चुअली डिसएडवांटेजेस हो जाती है। वो कैसे? बहुत सिंपल तरीके से ऐसे हो सकता है कि मेरे को स्टेज पे जाके बोलना है। नाउ आई एम वरिड कि मेरे को लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो मैं स्टेज पे जाऊंगी ही नहीं। अगर मैं जाऊंगी तो मैं इतना ज़्यादा इंटेंसली वरी करूंगी कि मेरा वो ब्रेथलेसनेस होगा। आई विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक, आई विल नॉट बी एबल टू इवन मेक एन आई कॉन्टैक्ट, जिस वजह से मेरे को एंग्जाइटी अटैक आ सकता है ना। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ कि मेरे को जाके बोलना है, एंड देन फाइनली जब वो सिचुएशन आ जाती है या उससे पहले ही मुझे एक अटैक आ जाता है। सो हियर माई बॉडी इज ट्राइंग टू प्रिवेंट मी द एम्बेरसमेंट जो मेरे को होगा स्टेज पे जाने से, बट एक्चुअली इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एम्बेरसमेंट आए। सो एंग्जाइटी बहुत नेचुरल चीज़ है जो हमारी बॉडी में मिलेनियल से एग्जिस्ट करी, और खाली हमारे में नहीं, एनिमल्स में भी एंग्जाइटी एग्जिस्ट करती है और बहुत प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। क्या हम ये मानेंगे कि एंग्जाइटी और एंग्शियसनेस ये फ्यूचर के लिए ज़्यादा परेशान करता है? हाँ, एंग्जाइटी और एंग्शियसनेस हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। रूमिनेशन या डिप्रेशन में हम ज़्यादा पास्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस आपका स्टेट है, एंग्जाइटी उस स्टेट का वो कैसा दिख रहा है वो स्टेट वो है, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये होता है कि जब हम बहुत टाइम से उस स्टेट में हैं।
और हम हमारे जीवन के काम करने के तरीके में, हमारे डे टू डे लाइफ में जब एंजाइटी इतना ज़्यादा हमको दिक्कत देने लगती है कि हम फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। जैसे हमें बच्चे को प्रिंसिपल के सामने जाना है, तो उसको डेफिनेटली चिंता होगी, उसको डेफिनेटली एंग्शियसनेस होगा, चिंता होगी, वरी होगी। वो गलत नहीं है, वो बहुत अप्रोप्रिएट है अपनी जगह पर। बट अगर वही चीज़ उसको एग्जाम से पहले आ रही है, टू द पॉइंट कि वो एग्जाम ही नहीं लिख पा रहा है, तो तब वो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है। और तब हम उस पर काम करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें जब भी किसी में ये डर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे हर एक आदमी में डर रहेगा कि भाई क्रॉस कर रहा हूँ, सड़क क्रॉस कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ तो कुछ ना हो जाए। लेकिन अगर ये दिमाग में जगह बना ले आपने, हाँ, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या, इस एंग्शियसनेस को और एंजाइटी को हम कैसे अलग कर सकते हैं अपने जीवन से? हम पहले ये समझ सकते हैं कि एंग्शियसनेस और एंजाइटी दो अलग अलग चीजें हैं, इवन दो सेम पैटर्न में आ रही है। एंग्शियसनेस मेरा स्टेट है। हर कोई एंग्शियस होता है किसी एक चीज को लेके जिससे उनको वरी हो रहा है। अब मैं एंग्शियस हूँ, तो बट अगर मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको बरी करते जा रहा हूँ, या वो अक्यूमुलेट होते जा रहा है मेरे ब्रेन और बॉडी में, तो वो एंग्जाइटी में टर्न हो जाएगा। The moment it turns into anxiety, it becomes problematic for us because हमारे पास वो tools नहीं है to manage that anxiety. तो हम anxious हैं, मैं anxious इस चीज़ पे हो सकती हूँ, like I said, कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मेरी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है कि मुझे कल एग्ज़ाम देना है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। स्ट्रेस की वजह से मैं पढ़ने बैठ सकती हूँ। जब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, मैं अगले दिन जब एग्जाम देने जा रही हूँ, तो मैं एंग्शियस हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं की है। एंड जब मैं फाइनली एग्जाम देने बैठी हूँ, तो मैं बेहोश हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे को नहीं आता है। तो लास्ट मोमेंट में मेरे को एंग्जाइटी हुआ है इतना पीक तक कि मैं डिसफंक्शन में चली गई हूँ। बेस्ट वे हमारे लिए होता है कि यूजुअली इन अ थेरेपी हम क्या करते हैं, हम लोगों के साथ बैक ट्रेस करते हैं कि जो आपका वेव शुरू हो रहा है, जहाँ पे आपने एंग्शियसनेस में आप एंटर हो चुके हो, जहाँ पे वरी आपको सबसे पहले आया है, हम उस चीज़ को टारगेट करना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। तो हाउ आई टेल माई क्लाइंट्स इज कि आपके पास आप एक मीनार हो, और मीनार को खड़े होने के लिए पिलर्स का जरूरत होता है। राइट। आपके पिलर्स जितने कंस्ट्रक्टिव, जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना आपका मीनार स्ट्रक्चर अच्छा होगा, नींव अच्छी होगी तो आपकी बिल्डिंग भी अच्छी होगी। अब अगर आपके पास वो नींव ही नहीं है और आप फाइट करने की कोशिश कर रहे हो एंजाइटी से या एंग्शियसनेस से, आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके पास वो पिलर्स ही नहीं है। तो थेरेपी में हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि हम उन पिलर्स को कंस्ट्रक्ट करें, स्ट्रेंथन करें, बार बार प्रैक्टिस में लाए, ताकि आपका नींव टू हैंडल एंजाइटी स्ट्रॉन्ग हो। दैट मीन्स अगर हमें एंजाइटी और इस एंग्शियसनेस को ख़त्म करना है, हमने जिसको भी अगर ये प्रॉब्लम हो तो साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेंसी लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर पेरेंट्स या कोई भी ये समझे कि ये मैं घर में खुद सॉल्व कर सकता हूँ, इट कैन एग्रीवेट, और एग्रीवेट इतना हो सकता है कि इसको वापस लाने में फिर बहुत मुश्किल होता है। कि जैसे मैंने देखा कि आपने देखा होगा, क्या ये जो सुसाइड्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्या ये भी एंग्जाइटी और एंग्शियसनेस की वजह से ही हो रहे हैं सारे? सुसाइड का मोस्टली एंग्शियसनेस की वजह से हम सेल्फ हार्म देखते हैं, बट हम सुसाइड नहीं देखते हैं। बट हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड एंग्जाइटी है या बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड सुसाइडलिटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स है या कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, सुसाइड इज़ ऑलवेज अ क्राई फॉर हेल्प, सेइंग कि मुझे नहीं पता है इसके आगे क्या करना है, मेरे को यही लास्ट रिजॉर्ट दिख रहा है। ओके। सो इट्स नॉट कि द पर्सन इज वीक, इट इज़ नॉट द पर्सन इज नॉट हेल्दी, इट्स ऑलवेज दैट पर्सन इज वे टू मच वरी। पॉज कर सकते हैं। सो एंग्शियसनेस या एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंग्शियसनेस, सुसाइडलिटी में बहुत ज़्यादा ये अंतर रहता है कि हमारा जो वे ऑफ बीइंग है, एक इंसान उस एज तक पहुंच चुका है कि उसको अब आगे कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो उसके लिए उसको
उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पेरेंट्स को क्या रास्ता अपनाना चाहिए कि क्या अपने बच्चों के साथ, क्योंकि मैंने सुना है कि सुसाइडल एज कुछ एज तक होता है जिसमें कि वो ज़्यादा कर पाता है, क्या किस एज तक ये एंग्जाइटी, ये एंग्शियसनेस हम कम कर सकते हैं ताकि हमारा जो ये सुसाइडल एक ट्रेंड चढ़ पड़ा है इसको ख़त्म कर सकते हैं? सुसाइडलिटी का एक्चुअली बहुत डिफरेंट तरीका ही रहता है ऑल टुगेदर टू डील विद। आप हमेशा सुसाइड में हमेशा सेफ्टी पे सबसे पहले काम करते हो। आप इंश्योर करते हो कि वो इंसान सेफ फील करे इन एक्सप्रेसिंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस। दैट मीन्स हमें उसको बोलने देना चाहिए सब कुछ। हाँ, बट ज़रूरी नहीं हम किसके सामने बोल रहे हैं और क्या रिस्पॉन्ड हो रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स उसीलिए साइकोलॉजिस्ट के सामने अगर उसको साइकोलॉजिस्ट का हम एक कोर्स करा देंगे उनके गुड साइकोलॉजिस्ट काफ़ी टाइम पर हम लोगों को ये बोलते हैं कि आप अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहे हो, आपके पास लाइफ बहुत ज़्यादा आगे है, ये है, बट बिकॉज हमको कोर नहीं पता है कि वो सुसाइडलिटी क्यों आ रही है, उसको एड्रेस करना तब तक इम्पॉसिबल है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि दैट पर्सन ऑलरेडी नोज कि ओ ये हार्म हो रहा है। आई थिंक अ सिंपल एग्जाम्पल कैन आई गिव, अगर मैं बच्चों के हाथ पे सेल्फ हार्म देखती हूँ तो आई ऑलवेज टेल देम दैट आई एम हियर, आई एम रेडी टू लिसन, लेट मी नो व्हेन यू वांट टू टॉक। आई नेवर स्कोल्ड देम, आई नेवर गेट एंग्री एट देम। आई डू इन्फॉर्म देयर टीचर्स, आई डू इन्फॉर्म केयर गिवर्स अराउंड देम कि ऐसा हो रहा है, but I also tell the child that I am here whenever you need me. Yes. And 9 out of 10 times children do come to me and tell me कि मैम ये हो रहा है। तो अगर आप जस्ट वो स्पेस दो उनको कि हम आपकी बात इफेक्टिवली सुनेंगे बिना आपको पनिश किए, पिनलाइज किए, मॉरल लेसन दिए या आपको बताएंगे कि ओ ये ज़्यादा तरीका बेटर है, द चाइल्ड विल मोर लाइकली स्पीक, the child will more likely explore and tell. क्या आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें रखा गया है कि काउंसलर्स होने चाहिए हर स्कूल में, क्या हमारे स्टेट्स में भी जो हमारे स्टेट का एजुकेशन सिस्टम है, क्या उसमें हर प्राइवेट स्कूल में, हर गवर्नमेंट स्कूल में काउंसलर्स की, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है? और अगर है तो क्यों नहीं गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे रही है? आई थिंक गवर्नमेंट धीरे धीरे ध्यान देना शुरू की है। तो अगर आप दिल्ली में देखोगे, दिल्ली में देयर इज समथिंग कॉल्ड हैप्पीनेस करिकुलम, ओके, जिसका काम सिर्फ बच्चों का इमोशनल और सोशल स्किल्स डेवलप करना और बिल्ड करना है। तो जो हम पिलर्स का बात करते हैं वो करिकुलम पूरा इसी चीज़ पे काम करता है कि वो पिलर्स डेवलप हों ओके, थ्रू प्री नर्सरी। अगर आप अभी आंगनवाड़ी करिकुलम देख रहे हो तो उसमें भी वो है। दिक्कत ये आती है कि गवर्नमेंट हैज़ गुड करिकुलम, जिनको ये करिकुलम करना है, वो एक्सपर्ट नहीं है। सो हमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो हैं, लेकिन हमारे पास एक एफिशिएंट स्टाफ नहीं है, हमारे पास एफिशिएंट ट्रेनर्स स्टाफ नहीं है जो कि इसको संभाल सके, जो कि उस नींव को सही बना सके। तो जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी एडवाइस क्या रहेगी उन पेरेंट्स के साथ, उन माता पिताओं के साथ, उन स्कूल्स के टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, कि उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर ये एंग्शियसनेस, ये मैं अभी एक जो बच्चे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे, उन टीचर्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, कि कैसे संभाल सकें इस चीज़ों को? आई थिंक एंग्जाइटी आपको अक्रॉस एज ग्रुप हो सकते हैं, चाहे आप 60 हो, 70 हो, 50 हो, 40 हो, आपको हो सकता है। बच्चों के साथ आई ऑलवेज से आस्क देम अबाउट देयर इमोशंस टू स्टार्ट विद इफ़ यू आर वेरी यंग चिल्ड्रन, अगर 5 साल के बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, तो हम अपने इमोशंस के बारे में उनको बता सकते हैं और उनसे उनके इमोशंस के बारे में पूछ सकते हैं। क्लियर एग्जाम्पल इसमें मैं दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बच्चा ज़्यादातर किसी को वापस जवाब देता है, चाहे वो 6 साल का है, 7 साल का है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जहाँ वो किसी को वापस जवाब नहीं दिया, तो आप उसको पूछ सकते हो कि ओ आपने आज यहाँ पे वापस जवाब नहीं दिया, तो क्या हुआ कि आपने वापस जवाब नहीं दिया, कौन सा इमोशन था कि आपने नहीं दिया। तो बहुत इंटरेस्टिंगली मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ, जो आप सोच भी नहीं सकते हो, आपके बच्चे वो दिमाग में लेके चल रहे होते हैं।
कुड भी कि उसको लगा हो कि इंसान ज़्यादा दुखी है इसलिए मैं उसको जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मे बी उसका मूड नहीं था, मे बी वो उस टाइम पे वेल फेड, उसने अच्छा सा खाना खाया हुआ था, कुछ कोल्ड ड्रिंक पिया हुआ था, तो उसका नहीं मन था, वो गुड मूड में था। तो हमेशा बच्चों को अपने इमोशंस बताओ, टेल देम दैट दिस इज मेकिंग मी फील एंग्री, दिखाओ उनको कि हम अपना गुस्सा कैसे शांत कर रहे हैं, कितने इफेक्टिवली शांत कर रहे हैं, उनको उनके इमोशंस के बारे में पूछो, उनको रेगुलेट करना सिखाओ उनके इमोशंस। आजकल एक बहुत बड़ा एक विषय चला हुआ है कि स्कूल्स में बच्चों को पीटते हैं, अननेसेसरी पीटते हैं, Illegal. और उससे यस इट इज़ इलीगल, लेकिन उससे बच्चों में क्या ये एंग्जाइटी, ये एंग्शियसनेस Yes. बढ़ जाती है और उसी से वो बच्चा बिगड़ जाता है। Yes. हम फिजिकल हार्म को एज एन एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस देखते हैं, बिकॉज मार बच्चे को डराती है, समझाती नहीं है। ओके, डराती है, समझाती नहीं हाँ, है। बच्चा डर के मारे काम नहीं करेगा, बट उसका ज़रूरी नहीं है कि बच्चा वो समझ गया है कि क्या है। तो बच्चों के साथ स्टोरीज, बच्चों के साथ मॉरल लर्निंग्स, कहाँ आप जितनी एनिमेटेड कहानियाँ बना सकते हो, आप उतनी एनिमेटेड कहानियाँ बच्चों के साथ बना सकते हो। पेयर लर्निंग बच्चों के साथ बहुत काम करती है, बट सबसे ज़्यादा जो बच्चों के साथ काम करता है वो ये करता है कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो। अगर आप ग्रोसरी स्टोर में हो और आप सर्वर बॉय पे चिल्ला रहे हो, तो आपका बच्चा भी क्लास में अगर किसी चीज़ पे गुस्सा है वो चिल्लाएगा ही, वो और कुछ नहीं करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलेट अपने आप को करो, ताकि बच्चा भी अपने आप को रेगुलेट दैट करना मीन्स सीखे। जो भी टीचर है, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको अपने में चेंजेस लानी पड़ेंगी पहली, सो दैट कि सेम रेप्लिकेट करे उनका बच्चा। सो रेप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रेप्लिकेशन के लिए आपने हम सबको अपने में सुधार करना पड़ेगा, सो दैट सेम थिंग्स परकुलेट इनटू अवर यंगर जनरेशन। इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ गीना थपलू जी, जो कि एक काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। आज हमारा टॉपिक था एंग्शियसनेस और एंग्जाइटी क्यों होती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और इसके बारे में जितनी भी आपकी क्वायरीज होंगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा गीना जी से अपना वो हैंडल बता दें, ताकि उनसे अगर किसी को भी कंसल्टेशन इस बारे में लेनी हो तो कैसे आपसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। You can always Google my name गीना, या आप मेरे इंस्टाग्राम थपलू therapist.geena पे जा सकते हैं, या आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे रीच आउट कर सकते हैं टू रीच आउट फॉर एनी इंफॉर्मेशन और एनीथिंग। बट मोस्टली ये है कि एजुकेट योर सेल्फ विद वेरी गुड मटेरियल, लर्न, ट्रेन, रीट्रेन, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर आपके साथ किसी को कंसल्टेशन करनी हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो आप कैसे उनसे रब्ता काम कर सकते हैं? व्हाट इज़ दिस मोस्ट फेवरेबल? अगर आप फिजिकली नहीं हो सकते हैं तो क्या आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं? सो अगर आप गीना थपलू टाइप करोगे गूगल पे तो GEENAA यस, गीना थपलू THAPLOO। हाँ। हाँ जी। तो आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल या मेरा गूगल पेज मिल जाएगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए एक लिंक मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर आप जम्मू कश्मीर में हो तो मैं हर 2-3 महीने में जम्मू कश्मीर आती हूँ, जहाँ पे मैं पर्सनली मिल सकती हूँ। अदरवाइज मैं ऑनलाइन सेटअप्स में प्रेफर करती हूँ मीट करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतना टाइम दिया, अपना कीमती समय मेरे साथ बिताया और इतनी अच्छी जानकारियाँ हमें दी। मैं आशा करता हूँ कि मेरे सारे यूट्यूब चैनल, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये पसंद आया होगा, और इसके बारे में जितनी भी जानकारी आपको और चाहिए होगी, आप मुझे अपने कमेंट्स मेरे चैनल पर लिख सकते हैं। और जैसे भी आप अगर कोई भी इनसे रब्ता कायम करना चाहे, आई कैन जस्ट टेल यू हाउ टू कंटैक्ट। जैसे इन्होंने बताया, गूगल पर आप गीना थपलू लिख सकते हैं, यू कैन गेट द टाइम एंड वट एवर यू नीड हेल्प ओवर दियर। थैंक यू वेरी मच गीना जी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो आपके साथ वार्तालाप की मैंने, आपकी जो कन्वर्सेशन हुई इन चीज़ के बारे में, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप पेशेंटली इसको देख रहे हैं और सभी लोगों तक ये पहुँचाइए।
ताकि हमारे समाज में जितनी भी ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं ये किसी हद तक हम सॉल्व कर पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें और समाज की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत।